तो हाँ भाई, आपने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर ही लिया है हैं? तो देखो, ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, ये एक बार तो आपको एग्जैक्टली जब आप चैप्टर करते हो उसके बाद पूरे चैप्टर को समराइज करने में हेल्प करते हैं कि जी हाँ, मैंने इस चैप्टर के अंदर ये कवर किया है। लेकिन एक्चुअल इनकी हेल्प होती है दो पॉइंट्स में। एक तो होती है कि ये क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स मीन्स जब आपने उस टॉपिक को किए कई दिन हो गए हैं, उस वक्त जब आप इनको करते हो क्विक रिवीजन पॉइंट्स को, तो ये बहुत ही जल्दी आपको याद दिला देते हैं कि उस चैप्टर के अंदर टोटल ये सारे कंसेप्ट्स थे। और दूसरा ये है, जब आपका एग्जाम होता है उससे कई दिन पहले जब आप रोज इनको लिखने लग जाते हो, हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन पॉइंट लिखने में लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, अगर आपको अच्छे से याद है तो। और अगर याद नहीं है तो 4-5 दिन लिखने के बाद याद रह जाएंगे, आपने खाली पेपर के ऊपर लिखने हैं। तो तब आपका रिवीजन तो तेज होगा ही, ये आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं कि जी हाँ, मैंने सारा टॉपिक अच्छी तरह से कर लिया है। इनका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इनको एग्ज़ाम से पहले आप डेली लिखेंगे। ठीक है, साफ नोटबुक में जैसे लिखते हैं उस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफ की तरह लिखोगे और पेज को फेंक दोगे। ठीक है, और सिर्फ एक चैप्टर के नहीं, सारे चैप्टर को लिखोगे। ठीक है, जो भी अब तक आपने कर लिए हैं। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। तो भाई, दुनिया में जितने भी नंबर हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर्स को। कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, मैंने उनको यहाँ पर रख दिया है इस अपने बॉक्स के अंदर। तो उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो इमेजिनरी नंबर और एक है जी रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जो हैं वो ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है। अगर जिनको हम स्क्वायर करें तो उनका स्क्वायर नेगेटिव आएगा, यानी कि अंडर रूट -3, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि अंडर रूट -5। तो ये जो नंबर हैं इनके अंदर एक नंबर इन्वॉल्व होता है, दैट इज अंडर रूट -1, दैट इज कॉल्ड एज आयोटा। अपने ये +1 +2 में पहली बार देखा होगा। तो ये वाले जो नंबर हैं ये अपने स्कोप से बाहर हैं भाई, अपने स्कोप से बाहर है ये। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर हैं, यानी कि वास्तविक नंबर। ठीक है, तो भाई जो रियल नंबर है दुनिया में जितने भी, उनको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो इरेशनल अप्रीमय और एक रैशनल यानी कि प्रीमय। तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, वो अगर बिल्कुल अच्छे से फ़र्क आपने देखना है। और यहाँ पर मैं आपको इमेजिनरी और रियल में जो फ़र्क बता रहा था वो भी आधा रह गया। मैंने बताया था कि जो इमेजिनरी हैं उनका स्क्वायर नेगेटिव है, तो जितने भी रियल नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है भाई, जितने भी रियल नंबर हैं उनका स्क्वायर पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी, जैसे √5 है, एक रियल नंबर है, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 निकलेगा। 2 जो है वो एक रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर क्या है रियल नंबर का, इनका स्क्वायर पॉजिटिव। तो अब जो रियल नंबर है उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। तो एक्चुअल में इरेशनल और रैशनल में जो फ़र्क दिखेगा आपको तब दिखेगा जब आप ये जान लोगे कि भाई इनको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो, एक तो डेसिमल नंबर इस तरह के होते हैं कि उनको हमने लिखना स्टार्ट किया तो 3.27, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। या फिर 5.32, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। या फिर 3.5, तो इनको हम बोलते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट होना मतलब कि ख़त्म हो जाना, ये ख़त्म हो जाते हैं, शुरू होते हैं तो ख़त्म भी होते हैं। और दूसरे ऐसे नंबर हैं जो कि भाई ख़त्म ही नहीं होते, जैसे कि 5.3333 ऐसे चलते रहे। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, और रिपीटिंग भी है कि खुद को रिपीट भी कर रहे हैं, जैसे कि 7.373737 एंड सो ऑन। ये वाला देखो खुद को रिपीट किए जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 5.3424242। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद वाला सारा जो पोर्शन है वो खुद को रिपीट करेगा, हो सकता है कुछ ही पोर्शन खुद को रिपीट करे, कुछ पोर्शन ऐसा भी हो जो रिपीट ना करे। तो ये जो नंबर है ना, जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे रैशनल नंबर हैं। तो क्योंकि या तो ये ख़त्म हो जा रहे हैं या तो ये टर्मिनेटिंग हैं, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं भी हैं तो एटलीस्ट रिपीट कर रहे हैं। इनमें इतनी शर्म है कि हमें पता है कि आगे क्या आएगा। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर हैं अप्रीम है, ये इतने बेशर्म है, देखो ना तो ये ख़त्म होने का नाम लेते, चलो कोई बात नहीं ख़त्म नहीं होते, और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता रहता कि आगे क्या आएगा। मतलब इतने बेशर्म हैं कि भाई पता ही नहीं होता आगे क्या निकल आए। आप 100 प्लेसेस तक चले जाओ, 200 प्लेसेस तक चले जाओ, 500 प्लेसेस तक
चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो तुम हैं, या फिर रिपीट नहीं हो रहे हैं, आगे नई नई चीज़ें ही आए जा रही हैं। तो ये जो सारे नंबर हैं, जो इस तरह के जो डेसिमल नंबर हैं, उनको हम बोलते हैं जी इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे भाई। तो अब ऐसा होने के कारण होता क्या है, जब भी नंबर इस फॉर्म में होता है, या तो वो एग्जैक्टली खत्म हो जाता है या फिर वो रिपीट होता है, तो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं। और जो इस तरह के नंबर है ना, जो ना तो खत्म होने का नाम लेते और ऊपर से ना ही खुद को रिपीट कर रहे होते हैं, तो उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई कि इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है, कि भाई ये जो नंबर है इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, तो वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो भाई इससे आगे ये है कि दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मान लो यहाँ पर दुनिया के सारे रैशनल नंबर पड़े हैं, ये यहाँ पर इस डिब्बे के अंदर, ये डिब्बा भरा हुआ है, मैंने दुनिया के सारे रैशनल नंबर उठाकर इस डिब्बे के अंदर भर दिए। तो अब है क्या, उसमें से आधे तो ऐसे होंगे जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस यानी कि भाई 3.2, 5.75, ये कंप्लीट नहीं है, फ्रैक्शन है। और दूसरे ऐसे होंगे जो कंप्लीट हैं, यानी कि 3, यानी कि 7, यानी कि 200। तो इनको हम बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक, जो अंक की पूर्ण है, जो कंप्लीट है। और इंग्लिश में कंप्लीट नंबर्स नाम से कोई नंबर नहीं होते, ये तो मैं आपको सेंस बता रहा हूँ कि ये पूरे हैं। अदरवाइज इनको बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है मेरे भाई इंटीजर्स, इंग्लिश में इंटीजर्स, हिंदी में पूर्णांक। तो ये जो मैंने नंबर लाइन, जो भाई संख्या रेखा बनाई है, इसके ऊपर ये जितने भी ये जो खुट्टे हैं ना, ये डंडे हैं, इन डंडों के ऊपर जितने भी हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, ये जितने भी डंडों के ऊपर हैं, क्योंकि ये पूरे हैं, कंप्लीट हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो भी आएंगे वो फ्रैक्शंस हैं भाई। वो क्या है, फ्रैक्शंस हैं, कुछ भी हो सकता है, -0.5, वो पूरे तो हैं नहीं, है फ्रैक्शन में है। तो भाई अब ये जो इंटीजर्स हैं ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, क्लियर है। और ये जो नेगेटिव वाले इंटीजर हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। जो ये पॉजिटिव वाले हैं इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव। और अगर मैं सारे पॉजिटिव को छोड़ दूं और बाकी सबको लूं तो मैं बोलूंगा नॉन पॉजिटिव। और अगर मैं सारे नेगेटिव को छोड़ दूं, सारे नेगेटिव को छोड़कर सारे इंटीजर्स को ले लूं, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, उनको मैं बोलूंगा नॉन नेगेटिव, यानी कि गैर ऋणात्मक। क्लियर है। और अब हम इन इंटीजर्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सारे नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दोगे तो जितने भी नॉन नेगेटिव बचे हैं, जितने भी नॉन नेगेटिव बचे हैं, इनको छोड़ने के बाद वो कहलाएंगे जी होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। और अगर आप 0 को भी छोड़ दोगे होल नंबर में से, तो जितने भी नंबर बचेंगे वो कहलाएंगे जी नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई। तो अब आगे हम करते हैं, अब तक हमने किया है क्लासिफिकेशन, आगे है टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप्स। तो भाई एक तो होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और किसी भी नंबर को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, मान लो मैं 15 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि 15 से मैं 5 छीन रहा हूं। 15 के अंदर 5 और 3 है, 5 से डिवाइड करने का मतलब है मैंने 5 छीन लिया, सिर्फ 3 रह गया। ठीक है, तो डिवाइड करने का क्या मतलब है कि उस नंबर से कुछ छीनना। तो जितने भी नंबर इवन नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि उन लोगों के पास 2 है, 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि उनसे आप 2 छीन सकते हो। 2 से डिविजिबल है तो यानी कि उनके पास 2 है। जिसके पास 2 नहीं है उससे थोड़ी ना 2 छीन सकते हो। तो इवन नंबर वो नंबर हैं जिनके पास 2 है, यानी कि 2 से डिविजिबल हैं। और ओड नंबर बेचारे वो नंबर हैं जिनके पास 2 नहीं है। देखो, तो 2 नहीं है तो उनसे छीनेंगे क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो हैं जी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं हु हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक, इनको अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो भाई अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि
ओनली इवन प्राइम नंबर, अकेला ऐसा नंबर जो इवन भी है प्राइम नंबर भी है, वो है 2। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वो भी है 2। और दुनिया का हर एक प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+-1। दुनिया का हर एक प्राइम नंबर 6n+-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक नॉट ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे छोटी 2 है ना, कि 1 नहीं है। और नेक्स्ट होते हैं जी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों से बने होते हैं। जैसे कि अगर आप 10 को तोड़ने लग जाओगे तो 10 होएगा भी 5 और 2, 5 और 2 से बना हुआ है, इसीलिए इसको कंपोजिट बोलते हैं। तो द नंबर्स विच हैज़ एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। क्लियर है? तो भाई जो 1 है उसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 का एक ही फैक्टर है, तो ना तो वो एग्जैक्टली 2 फैक्टर वाली कैटेगरी में आता है और ना ही वो मोर देन टू फैक्टर्स वाली कैटेगरी में आता है। तो 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। देन नेक्स्ट जो नंबर्स हैं वो है भाई को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। मतलब कि ये क्या है? को प्राइम, मतलब कि दूसरे की रिलेशन में प्राइम है, दूसरे के हिसाब से प्राइम है। मतलब कि ये ऐसे नंबर हैं जिनको अगर दूसरे के हिसाब से देखोगे तो प्राइम है, यानी कि उसके हिसाब से इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो कभी भी एक नंबर प्राइम नहीं हो सकता। को प्राइम का मतलब ही ये है कि उसके हिसाब से प्राइम। जैसे कि 35 और 23, वैसे तो 35 प्राइम नंबर नहीं है, और ये जो को प्राइम है इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं, कि दूसरे के रिलेशन में प्राइम, म्यूचुअली प्राइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि भाई उसके हिसाब से प्राइम। तो ऐसे दो नंबर जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, उनको को प्राइम बोलते हैं। ठीक है भाई। देन और मैंने क्या बताया था कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि भाई ये जो रैशनल नंबर है अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसको नहीं लिखा जा सकता, तो वो आपको रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में दे देता है और आपसे बोलता है कि भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो। तो चलो भाई वो वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी तरह के डेसिमल नंबर हैं हर एक को मैं कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। देखो सबसे पहले तो डेसिमल नंबर इस तरह के होते हैं जो कि टर्मिनेट करते हैं, जो कि ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई इनको अगर आपने कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो ए बी डिवाइडेड बाई जो भी डेसिमल है उसकी जगह 1 और बाकी जितने भी डिजिट हैं उतने 0। जैसे कि 0.35 जिसको हम लिख सकते हैं 35/100। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इट इज़ वे टू ईजी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हैं अब इस टाइप के पूछ लेता है वो आपसे, जो कि रिपीट हो रहे होते हैं, ख़त्म नहीं हो रहे होते। तो ये कौन से वाले हैं? मैंने बताया था इतनी शर्म तो है कि ख़त्म नहीं हो रहे तो कम से कम रिपीट तो हो रहे हैं। तो ये वाले भाई रैशनल हैं। ठीक है, तो आपने इनको ऐसे लिखना है, अपने दिमाग में ऐसे सोचना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आप बोलोगे कि भाई 2। ठीक है, आप बोलोगे क्या? 2। तो जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं नीचे उतने ही 9 लगा दो। क्लियर है? ऐसे इनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर 0.323232 रिपीट हुए तो 32/99। देन जरूरी नहीं है कि भाई डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर रिपीट हों, 3 भी रिपीट हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी है बिकॉज कंसेप्ट सीधा सीधा क्लियर है कि जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको ऊपर लिखो और भाई उतने ही 9 नीचे लगा दो। बस अगर ये ऐसे होता 0.357 के ऊपर बार, बार का मतलब है कि जिनके ऊपर भी बार हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते थे? 357/999। ठीक है, देन नेक्स्ट भाई इस तरह के भी आ सकते हैं कि पॉइंट के बाद ये सारा पोर्शन रिपीट ना हो, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर अवेलेबल हैं सारे रिपीट ना हो सकता है एक पोर्शन ऐसा मिले जो कि भाई रिपीट ही नहीं हो रहा और बाकी पोर्शन रिपीट हो रहा है। तो भाई जो भी पोर्शन रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके अंदर कितने भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, ये हर एक के ऊपर मैं जनरलाइज फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 3 भी डिजिट हों, यहाँ पर 2 भी हों, तो भी आप मतलब जो भी मैं बोलूँगा वो अप्लाई कर सकते हो। तो देखो अब ध्यान से सुनो कि सारे अंकों को यहाँ पर लिखो ABC, जो भी रिपीट नहीं हो रहे उसको यहाँ से घटाओ यानी कि A को, और नीचे जितने भी रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगाओ, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहे हैं, और इस पॉइंट के बाद जितने भी रिपीट नहीं हो रहे उतना 0 चिपका दो। यहाँ पर 1 है तो 1 0 चिपका। क्लियर है? तो ये है भाई।
अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि 0.3 72 72 72 एंड सो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 372 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 9 और 1 0। देन एक और तरह के डेसिमल नंबर होते हैं जो इस तरह के, जो थोड़े से बेशरम है, यानी कि ना तो ये भाई ख़त्म हो रहे हैं, ना तो ख़त्म होने का नाम ले रहे हैं, और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल भी। तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर हैं उनको तो भाई हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, देखो पता ही नहीं आगे क्या आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल। नेक्स्ट है भाई जो आपको पता होना चाहिए वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन करना। तो अभाज्य गुणनखंडन का मतलब समझ लो पहले बेसिक भाषा में, कि जिस भी चीज का आप गुणनखंडन फैक्टराइजेशन करते हो उसका मतलब है आप उस चीज को तोड़ तोड़ के इस तरह से कर देते हो कि आगे उसको और ज्यादा ना तोड़ा जाए और आपको पता लग जाए कि वो चीज किस चीज से बनी है। जैसे कि इस फोन को हमने तोड़ दिया है, इसको एक एक टुकड़े में हमने तोड़ दिया है, तो इसी तरह किसी नंबर को ऐसे तोड़ना उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और उस नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके ऊपर बेस्ड ये इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एक तो डिविजिबिलिटी वाले, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि भाई क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, तो अगर हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और हमें उसके अंदर वो नंबर मिल जाए तो हम बोल देंगे हाँ भाई बिल्कुल डिविजिबल है, और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और हमें उसके अंदर वो नंबर नहीं मिले, ठीक है, ऐसे, तो बोल देंगे भाई नहीं है डिविजिबल ये तो, ठीक है। तो कभी कभी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। देन कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब वाले आते हैं। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जो प्राइम नंबर्स की जो पावर निकले वो सारी इवन हो, वो सारी क्या हो भाई साहब, इवन हो, इवन इवन। और कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब तब होता है अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जो भी उसके अंदर प्राइम नंबर्स हों उनकी जो पावर्स हैं वो 3 के मल्टीपल में हो। तो स्क्वायर में जो मैंने आपको इवन बोला था एक हिसाब से मैं पता क्या बोल रहा था कि वो 2 का मल्टीपल हो, क्योंकि इवन का मतलब क्या है कि 2 से डिविजिबल हो। तो भाई जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो प्राइम नंबर्स की जो पावर्स होंगी वो 2 का मल्टीपल होंगी, 2 से डिविजिबल होंगी। और परफेक्ट क्यूब के अंदर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो प्राइम नंबर्स की जो पावर्स हैं वो 3 का मल्टीपल होंगी, अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुई तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट जो चीज़ है इसके ऊपर जो पूछी जा सकती है प्राइम फैक्टर्स के ऊपर, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए एक बार इनको भी समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो भाई एक नंबर है 180, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइज कर लिया है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है इसके रिगार्डिंग। अब ध्यान से सुनो, बस एक बार इनके आंसर निकाल के बताऊंगा। टोटल फैक्टर्स निकालने हैं तो जो भी प्राइम नंबर की पावर्स आई हैं उनके अंदर एक एक जोड़ के 2 और 1 3, यहाँ पर 2 और 1 3, और यहाँ पर पावर है मेरे भाई 1, तो 1 और 1 2, उन सब का प्रोडक्ट कर दें, 3 3 9 दूनी 18 टोटल फैक्टर हैं 180 के। और अगर हमने निकालने हैं इवन फैक्टर्स तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए उस नंबर में से 2 को कॉमन निकाल लें बाहर और अंदर बच जाएगा 90, मतलब कि 2 छीन लें उस नंबर से, और इस 90 के जितने भी टोटल फैक्टर्स बनते हैं, तो इस 90 के टोटल फैक्टर्स कैसे निकालोगे, जैसे हमने 180 के टोटल फैक्टर्स निकाले हैं वैसे। तो इस 90 के जितने भी टोटल फैक्टर्स बनते हैं उतने ही इवन फैक्टर्स होंगे किसके, 180 के। तो इवन फैक्टर निकालने का मतलब है कि 2 से डिविजिबल फैक्टर निकालना। तो 2 से डिविजिबल जब हमने निकालने थे तो हमने उस नंबर से 2 छीन लिया और जो भी बचा उसके टोटल फैक्टर बता दिए। सेम इसी तरह अगर हमें 4 से डिविजिबल फैक्टर बताने हैं किसी नंबर से तो उस नंबर में से 4 को निकाल लो, उससे 4 छीन लो, तो अंदर बच गया 45, और जो भी अंदर चीज़ बच गई उसके टोटल फैक्टर बता दो, आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 4 से डिविजिबल कितने फैक्टर हैं इस नंबर के। सिमिलरली अगर 6 से डिविजिबल बताने हैं तो उस नंबर में से 6 छीन लो और जो भी अंदर नंबर बच जाए उसके टोटल फैक्टर्स बता दो, तो आपको पता लग जाएगा कि उस नंबर के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 6 से डिविजिबल। और अगर आपको ओड फैक्टर्स निकालने हैं तो ओड का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 ना हो।
तो आप क्या करोगे, उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और जितने भी 2 हैं उनको डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि हमने ओड फैक्टर बनाने हैं, हमें 2 से कोई लेना देना नहीं है। 2 तो पास भी नहीं फटकना चाहिए हमारे फैक्टर्स के। तो क्या करोगे कि जितने भी 2 की पावर्स हैं सबको हटाओ और जो भी बाकी नंबर्स बचे हैं उनसे जितने भी टोटल फैक्टर बन सकते हैं वो बताओ। मतलब कि सबकी पावर में एक एक जोड़ दो। 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 और 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2, यानी कि 6 ओड फैक्टर्स हैं। और अगर आपने प्राइम फैक्टर्स बताने तो सिंपल सा रूल है, जितने भी सामने आपको प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पावर दे है, जितने भी आपको सामने अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं बावजूद इसके कि उनकी क्या घात है क्या पावर है उसको भूल जाओ। बस ये देख लो 3 है तो 3 प्राइम फैक्टर हैं। अब कंपोजिट फैक्टर बताने तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जितने भी टोटल प्राइम फैक्टर होते हैं किसी नंबर के उनको हम 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। एक तो ये कि भाई कितने प्राइम हैं, और एक ये कि कितने कंपोजिट हैं, और एक ये कि कितने ना तो प्राइम है ना कंपोजिट हैं। इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही नंबर आता है जो कि है 1। तो जैसे कि हमने 180 के टोटल फैक्टर किए थे 18, तो 18 में से एक फैक्टर चला गया यहाँ पर। और प्राइम फैक्टर कितने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 3, तो 3 चले गए यहाँ पर, तो 3 और एक 4। तो इन 4 को छोड़कर सारे फैक्टर कंपोजिट होंगे 180 के, यानी कि 18 में से 4 गए, 14 फैक्टर कंपोजिट होंगे। तो बस यही है नंबर ऑफ फैक्टर्स का खेल। तो अब सम ऑफ फैक्टर्स का खेल स्टार्ट कर दें फिर। तो चलो उसी नंबर के साथ एग्जाम्पल लूंगा और जो भी चीज़ें नंबर ऑफ फैक्टर्स में मैंने बताई थी वही सम ऑफ फैक्टर्स में बताऊंगा। तो यहाँ पर सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, ये ऐसे है। ठीक है, पिछले में नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स था, यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स हैं। तो देखो यहाँ पर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पिछले वाले में मैंने क्या बताई थी, पावर में एक एक जोड़ दो, लेकिन यहाँ पर है एक एक नंबर को पकड़ो और उसकी पावर 0 से लेकर उसकी जो भी पावर आई है वहां तक की सारी पावर्स का सम निकालो। ये ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा सारे फैक्टर्स का सम, 180 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम। इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको मैं एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6। ठीक है, तो भाई 13 7 91, 6 एकम 6, 6 9 54, 546। तो नेक्स्ट है कि भाई इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स का मतलब है कि जिनके अंदर 2 हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 की पावर 0 का मतलब होता है कि 2 को हमने एक बार भी चूज नहीं किया, 2 को हमने लिया ही नहीं। तो इवन फैक्टर का मतलब है कि भाई उनके पास 2 हो, यानी कि 2 को लेना पड़ेगा। तो इस चॉइस को एक बार हटा दो और बाकी सारा जो भी ये कॉम्बिनेशन बना है वो सारा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक चॉइस थी कि 2 को हम ना लें, हमने उस चॉइस को हटा दिया, यानी कि 2 को लेना ही पड़ेगा, यानी कि जो भी फैक्टर्स बनेंगे वो इवन बनेंगे। और जब आपने ओड फैक्टर्स का सम निकालना है तो ये दो, जो भी 2 का डिब्बा है इसको जाने दो बाढ़ में, इसको फेंक दो। 2 को तो टच भी नहीं करना भाई, ओड फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, 2 को टच करोगे पाप लगेगा। तो अब देखो इस डिब्बे को मैंने फेंक दिया, तो ओड फैक्टर्स का सम है तो वो हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। और अगर आपने निकालने हैं फैक्टर्स डिविजिबल बाई 4, तो देखो फैक्टर्स डिविजिबल बाई 4 का मतलब है कि भाई ऐसे फैक्टर्स का सम जिनके अंदर 4 है, और 4 होने का मतलब है कि उसके अंदर एटलीस्ट 2 बार 2 तो है। 2 बार से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2 बार तो है। तो मिनिमम जो 2 की पावर आप शामिल करोगे वो 2 की पावर 2 आप शामिल करोगे, बाकी पावर्स को जाने दो, बाकी पावर्स को हटा दो, यानी कि 2 की पावर 2 और बाकी सब ये 3 और 5 वाला मामला एज इट इज़ यहाँ पर लिखोगे। देन फैक्टर्स डिविजिबल बाई 6 का मतलब है कि 6 बनता है 2 और 3 से, कि जो भी फैक्टर्स का सम हम निकालना चाह रहे हैं उनके अंदर 2 भी हो 3 भी हो, एटलीस्ट एक 2 हो और एटलीस्ट एक 3 हो, ज़्यादा हो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एटलीस्ट एक 2 तो लोगे, यानी कि 2 की पावर 0 वाले चॉइस को कैंसिल करोगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और एटलीस्ट एक 3 भी लोगे, यानी कि 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और बाकी तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे था बाकी नंबर्स का। ठीक है, देन प्राइम फैक्टर्स का अगर आपने सम निकालना है तो भाई प्राइम फैक्टर्स तो सीधे सीधे दिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स तो सीधे सीधे दिखते हैं। जैसे कि 180 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 और 5, तो इनका सम ऐसे ही निकाल लेंगे, 5 और 3 8 और 2 10।
दैट्स इट। अगर कंपोजिट फैक्टर्स का सम निकालना है तो देखो, जो भी इसके फैक्टर्स का, सारे फैक्टर्स का सम है, जो भी इसके सारे फैक्टर का जोड़ है, उसको मैं 3 हिस्सों में लिख सकता हूँ। एक तो भाई प्राइम फैक्टर्स का जोड़, एक कंपोजिट का जोड़, और एक ऐसे नंबर जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, उनका जोड़। तो प्राइम का जोड़, प्राइम का सम तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 10, और ऐसा नंबर दुनिया में एक ही है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है, ना तो संयुक्त है और ना ही अभाज्य है, वो है 1। तो जितना भी इनका टोटल सम आया था उसमें से 10 और 11 घटा दो तो सारे कंपोजिट का सम आ जाएगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट जो है वो है फैक्टोरियल एंड नंबर ऑफ जीरोस। तो इसके बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए और उसके अलावा बस कॉमन सेंस होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस हो जाते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल अगर 80 फैक्टोरियल है तो वो है 1 से लेकर 80 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। और आपको 1 फैक्टोरियल से लेकर 7 फैक्टोरियल तक सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है ये पता होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़, कभी कभी नंबर ऑफ जीरोस पूछते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब भी 5 और 2 का मिलन होता है तो एक 10 बनता है, जिसके कारण जीरोज आती हैं, 10 के कारण जीरोज आती हैं। बस ये पता होना चाहिए, और बाकी तो कंसेप्ट लेक्चर आप देख चुके हो, कॉमन सेंस के बेस पर हम आंसर कर देंगे। देन नेक्स्ट आपको पता होने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स इस टॉपिक के अंदर। तो भाई देखो, सारे डिविजिबिलिटी रूल मैं कवर करता हूँ यहाँ पर। पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 2 है, ये एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती हैं कि अगर आपने 2 की पहली पावर यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उस नंबर का सिर्फ लास्ट का एक डिजिट 2 से भाग करके देख लो। अगर आपको 2 की दूसरी पावर यानी कि 4 से देखना है कि कोई नंबर भाग होता है कि नहीं, तो जिस भी नंबर को आपने देखना है कि ये 4 से भाग होता है कि नहीं, उसके लास्ट 2 डिजिट से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये देखना है ये नंबर 4 से भाग होता है कि नहीं, तो इसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है उसको 4 से भाग करके देखो। अगर वो हो जाएगा तो नंबर भी हो जाएगा, नहीं तो नंबर भी नहीं होएगा। और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करके आएगा। और सिमिलरली अगर 2 की तीसरी पावर से देखना है, 2 की तीसरी पावर यानी कि 8, कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है उसको 8 से डिवाइड करके देख लो। सिमिलरली ये 2 की अगली पावर्स पर भी लागू होता है इन्फिनिटी तक। ऐसे ही अगर आपने देखना है कि भाई 5 की पहली पावर यानी कि 5 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, तो भाई जस्ट लास्ट एक डिजिट से जो नंबर बना है उसको 5 से डिवाइड करके देखो। और 5 की पावर 2 यानी कि 25 से देखना है, तो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बना है उसको 25 से डिवाइड करके देखो। जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को 25 से डिवाइड करने पर आएगा, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि 2 ऐसे नंबर हैं जो ये रूल फॉलो करते हैं कि अगर नंबर के डिजिट्स, अगर संख्या के अंकों का जोड़ उन नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी हो जाएगी। तो ऐसे 2 नंबर हैं 3 और 9। अगर ये जो नंबर हैं इसके डिजिट्स का सम 7 और 5 12 और 3 15 और 4 16, 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी नहीं होगा भाई, है ये नंबर किस चक्कर में है, ये भी नहीं होगा। और अगर 16 को डिवाइड करके 3 5 15 एक रिमाइंडर आता है, यानी कि इस नंबर को डिवाइड करके भी एक रिमाइंडर आएगा। यही रूल 9 फॉलो करता है, मतलब कि अगर नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा तो नंबर भी होगा, अदरवाइज नंबर भी नहीं होगा। इस नंबर के डिजिट्स के सम को 9 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर आएगा जब इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ऐसे ये 2 ही नंबर हैं जो सम ऑफ डिजिट्स का रूल फॉलो करते हैं, इसके आगे वाले नहीं हैं। यहाँ पर हालांकि आपको लग सकता है कि 3 की पावर चल रही है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि भाई 11। तो देखो 11 के लिए ये रूल है कि कोई भी नंबर है उसके अंकों का आप जोड़ निकालने लग जाओगे, एक एक अंक छोड़कर, चाहे यहाँ से लग जाओ चाहे यहाँ से लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं लग गया 3 और 7 10, एक एक नंबर छोड़ के, 10 और 1 11 और 3 14, मैंने लिख लिया 14। अब जो बाकी नंबर बच गए एक एक छोड़ के उनका भी सम, 5 और 4 9 और 2 11 और 5 16। तो ये जो भी 2 सम आए हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो 11 इंटू एन की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी 2 भी 3 भी इन्फिनिटी तक। अगर n की वैल्यू 0 है इसका मतलब 11 इंटू 0 0, मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0 हो,
या फिर अगर n की वैल्यू 1 है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 11 हो या 22 हो या 33 हो एंड सो ऑन एंड फॉर अदर्स। अब इसके अलावा कई सारे नंबर बच गए, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 हो गया, 9 हो गया। भाई जिस भी नंबर के पीछे 0 है 10 से तो हो ही जाएगा, 11 भी हो गया। आगे 12 रह गया, 13 रह गया, 14 रह गया, 15 रह गया। तो अब ध्यान से देखो, जो भी नंबर रह गए हैं उनके अंदर दो तरह के नंबर हैं, एक तो है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य, और एक है कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त नंबर। तो जो भी प्राइम नंबर हैं जैसे कि जो रह गए हैं 7, 13, तो इनका बेस्ट रूल जो होएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बेस्ट प्रोसीजर होता है इन नंबर्स के लिए कि डिवाइड करके देख लो, जो भी अपना कन्वेंशनल मेथड है उससे। लेकिन ऐसे लिख कर डिवाइड नहीं करोगे, अभी आप बच्चे नहीं रहे हो, मेंटली डिवाइड करके देख लो, ठीक है, मेंटली डिवाइड करना आना चाहिए। तो इनके लिए तो बेस्ट रूल यही है कि मेंटली डिवाइड कर लो, और कई ऐसे इंप्रेसिव टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट वो फ्रूटफुल नहीं होंगे एग्जाम में, तो क्या फायदा। देन जो भी कंपोजिट नंबर बचे हैं जैसे कि यहाँ पर है 6, तो भाई ये देख लो ये नंबर बनता किस चीज से है, 6 बनता है 3 और 2 से। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है यानी कि वो 3 और 2 से डिविजिबल है, तो उस केस में आप 2 और 3 इनके रूल चेक कर लोगे। अगर आपको 12 का देखना है तो 12 को आपने ऐसे नहीं तोड़ना 6 और 2, ना 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 ना, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। यहां पर तो कॉमन है, ठीक है भाई, यानी कि 4 तिये 12। और अब आप देख लोगे कि जो नंबर 12 से डिविजिबल है, आपने अगर चेक करना है तो भाई चेक कर लो कि क्या वो 3 से डिविजिबल है, क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल हुआ तो मतलब कि वो 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। देन इसके अलावा जो डिविजिबिलिटी है उसके अंदर आता है डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। तो भाई देखो ये पेट एक्सप्रेशन है जो आपके एग्जाम में आती है। एक तो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होगी, एक्स रेस टू पावर एन माइनस वाई रेस टू पावर एन, जैसे कि कुछ भी हो सकती है 35 की पावर 7 माइनस, यहाँ पर मैं ले लूँ 23 की पावर 7। अगर n की वैल्यू ओड है, जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू ओड है, तो ये वाली एक्सप्रेशन पक्का इससे डिविजिबल होती है, यानी कि 35 माइनस 23 12 से पक्का डिविजिबल होगी। और अगर n की वैल्यू है इवन, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं 8, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये पक्का x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि x माइनस वाई 12 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा जी 58। इन दोनों के प्रोडक्ट से पक्का डिविजिबल होगी। और आप ये याद कैसे रखोगे, देखो भाई सिंपल सी बात है, जब n की वैल्यू ओड है तो इस n की जगह 1 रख दो यहाँ पर, तो ये आ गया x1 प्लस y1, इससे डिविजिबल है। जब n की वैल्यू इवन है तो भाई इस एक्सप्रेशन में n की जगह 2 रख दो, तो ये आ गया। ये एक्सप्रेशन आपको याद होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये पक्का इससे डिविजिबल होगी। सिमिलरली अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है और n ओड है तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, 1 रख दो, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है 35 की पावर 7 प्लस 23 की पावर 7, ये पक्का 35 प्लस 23 से डिविजिबल होएगी। लेकिन अगर इस फॉर्म के अंदर ये इवन है, बीच में प्लस आया है, तो अगर आप 2 रखोगे तो आपको पता चलेगा भाई ऐसी तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है अपनी अलजेब्रा में जिसको मैं दो चीज़ों के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकूं, तो वहां पर आंसर आ जाता है कैन नॉट से, वी कैन नॉट से, ठीक है। देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम के अंदर, दैट इज रिलेशन बिटवीन n एंड n डैश। मतलब कि एक नंबर और जब उस नंबर के डिजिट्स को बदल कर एक नंबर बनाया जाए। मान लो एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स हैं a और b, मैंने इसके डिजिट्स की जगह को बदल कर एक नया नंबर बनाया है जो कि है b और a। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ए बी इसको मैं बोलता हूं जी n ओरिजिनल नंबर, और इसको मैं बोलता हूं n डैश कि ऐसा नंबर जो ओरिजिनल नंबर के अंकों की जगह को बदल कर बनाया गया है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है ना भाई, वो डिफरेंस जो इन दोनों डिजिट्स जो a और b, ये जो दो अंक हैं जो इनका डिफरेंस है उसका 9 गुना होता है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं 73 और 37, 73 और 37, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होएगा वो होएगा 9 इंटू 7 और 3 के बीच में कितने का फर्क है, 4 का, 9 चौके 36, 36 का फर्क होएगा। और इन दोनों का जो सम होता है वो होता है भाई जो इनके डिजिट्स का सम है, यानी कि a प्लस बी उसका 11 गुना, यानी कि 73 और 37 का जो सम है वो क्या होएगा, 11 इंटू जो 7 और 3 का सम है, यानी कि 7 और 3 10, यानी कि 110 होएगा। आप करके देख सकते हो, ठीक है।
और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है भाई साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी का जो कंसेप्ट है उसके अंदर या फिर उसका यूज करके हम दो तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। एक तो यूनिट डिजिट वाले होते हैं और एक रिमाइंडर वाले होते हैं। लेकिन साइक्लिसिटी वाले कंसेप्ट को यूज करके जो इन दोनों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट पॉपुलर तो होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका बेसिक सा कंसेप्ट बता दूं और बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देता हूं। ठीक है, तो देखो भाई, यूनिट डिजिट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि मान लो हमारे पास एक नंबर है n1, मान लो ये रहा, और हमारे पास एक नंबर है n2। ठीक है, तो हमने निकालना है कि भाई n1 और n2 का जो सम होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर इनके सम का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो भी इनके यूनिट डिजिट हैं उनका सम निकाल लो। ठीक है, तो 7 और 2 9, तो इनके सम का जो यूनिट डिजिट है वो भी 9 ही होगा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। 12th पास करने के बाद एक स्टूडेंट के पास इतनी कॉमन सेंस हो जाती है कि वो ये सारी चीज़ें मतलब कि अंडरस्टूड मानता है, ओबियस मानता है। और अगर आपको n1 और n2 इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट चाहिए तो हम सिर्फ इनका जो यूनिट डिजिट है उसका प्रोडक्ट जो है वो कंसिडर कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, तो 14 का यूनिट डिजिट 4 आया है, तो इन दोनों की गुणा का जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक आएगा वो भी 4 ही आएगा। क्लियर है, ये बेसिक कंसेप्ट है यूनिट डिजिट का। और दूसरा रिमाइंडर का जो इसी तरह बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि मान लो हमारे पास एक नंबर है n1, उसको जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 2। और एक दूसरा नंबर है n2, उसको उसी नंबर से डिवाइड किया यानी कि 7 से, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 3। तो अगर हम n1 और n2 इन दोनों के सम को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3 और 2 5। क्योंकि जब हमने n1 को डिवाइड किया तो n1 का कुछ हिस्सा डिवाइड हो गया था और साथ में एक्स्ट्रा 2 बच गया था। जब हमने n2 को डिवाइड किया तो कुछ हिस्सा डिवाइड हो गया था 7 से और 3 एक्स्ट्रा बच गया था। जब हम इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करेंगे तो ये जो हिस्सा पहले डिवाइड हो गया था वो तो हो ही जाएगा क्योंकि वो तो 7 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 और 2 मिलाकर कुल 5 एक्स्ट्रा बन जाएगा जो कि 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। और यहीं पर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट प्ले में आ जाए कि भाई n1 और n2 के प्रोडक्ट को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होएगा, तो भी रिमाइंडर वही होएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, इन दोनों के रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट, तो उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। और एक और बात, अगर यहाँ पर इस दूसरे केस के अंदर रिमाइंडर 6 आ रहा होता तो n1 और n2 इन दोनों के सम को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, तो उस केस में आपको लगेगा कि भी 6 और 2 8 रिमाइंडर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो एक्स्ट्रा था वो 7 से भी बड़ा हो गया, तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा जब हम इन दोनों नंबर्स को मिलाएंगे तब। तो 7 एकम 7, एक बार और डिवाइड होने के बाद एक रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा। तो 6 और 2 8, जब ये जो भी रिमाइंडर का सम है ये हमारे उस नंबर से बड़ा आ जाए जिससे हमने डिवाइड किया है तो एक बार फिर से डिवाइड कर दो मेरे भाई। ठीक है, मतलब उस नंबर में से ये घटा दो तो भी बात बन जाएगी। या फिर मेन चीज़ तो क्या है, डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि ये देखो, अगर ये भी पूछ लें कि भाई हाँ इन दोनों का प्रोडक्ट को, मान लो नंबर n1 को 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आया, n2 को 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आया, तो भाई इन दोनों के प्रोडक्ट को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो भाई 12 रिमाइंडर आएगा। तो एक बार फिर से 7 से डिवाइड कर दो, ये तो बड़ा हो गया, तो कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर आएगा जो एग्जामिनर आपको ऑप्शन में देगा। तो ये तो अपना बेसिक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो भाई, जहाँ पर साइक्लिसिटी प्ले में आती है, साइक्लिसिटी क्या होती है मैंने कंसेप्ट लेक्चर में आपको बताई है कि क्या होती है, कुछ चीज़ें रिपीट कर रही होती हैं अपने आप को। हो सकता है 4 के बाद करें, 5 के बाद करें, 6 के बाद करें, कितनी भी देर के बाद कर सकती हैं। ठीक है, तो हमें बस ये देखना आना चाहिए कि भाई 73rd टर्म कौन सा है, 174वां टर्म कौन सा है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट लेक्चर में सीखने को मिलेगा। अब देखो, तो यूनिट डिजिट के अंदर क्या है साइक्लिसिटी का रोल, कि हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं, टोटल 0 1 2 ऐसे कर कर 9 तक टोटल 10 डिजिट हैं, जिनमें से, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि भाई 7 की पावर 135 इसका यूनिट डिजिट बताओ, भाई हम कैसे बताएंगे 7 की पावर 135 का, या फिर 8 की पावर 1206 इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पर हमें कोई पैटर्न पता होना चाहिए ना, कैलकुलेट करके तो बताएंगे नहीं, कैलकुलेटर तो है नहीं हम, है ना। तो इनका जो पैटर्न है वो क्या है कि भाई 4 डिजिट तो ऐसे हैं 0 1 5 और 6, इनकी कुछ भी पावर कर लो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, यही रहेगा।
और 2 डिजिट ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी है 2 की। इनकी ओड और इवन की साइक्लिसिटी हम देखते हैं कि इनकी पावर अगर ओड हुई, जैसे मान लो 4 की पावर ओड है तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा देखो, और जब इवन है तो 6 रहेगा, जब ओड है तो 4 रहेगा। ये देख लो 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 की पावर 3175, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है 4 और 9 का जो केस है वहाँ पर ओड और इवन करके देखते हैं, तो हम 4 की पावर 1 करके देख लेते हैं, मतलब कि ओड। तो 4 की पावर जब भी ओड होएगी तो यूनिट डिजिट 4, और हम बोल देते हैं कि भाई 4 होगा। तो 4 और 9 में ये केस होगा। देन साइक्लिसिटी का यूज होता है यहाँ पर जब 2 3 7 और 8 ये नंबर्स यूज किए जाएं, इनकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है, यानी कि जब ये नंबर एंड में हो और उनकी पावर आपसे पूछी जाए तो हर चौथी पावर के बाद इनका यूनिट डिजिट रिपीट होता है। इनका यूनिट डिजिट क्या होता है, हर चौथी पावर के बाद रिपीट होता है। यानी कि जो यूनिट डिजिट 1 2 3 4 पहली 4 पावरों में आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वही आगे रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर देखते हैं, सिर्फ एंड के 2 डिजिट को डिवाइड करूंगा, 4 8 32, 3 रिमाइंडर, और जो भी रिमाइंडर आया है 7 की, ये जो 7 है ना, 7 की पावर का पूछा ना, 7 की उसी पावर का यूनिट डिजिट बता देते हैं। 7 की पावर 3 उसका यूनिट डिजिट है 3, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 3। यहाँ पर 8 की साइक्लिसिटी भी 4 की है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 2, तो 8 की दूसरी पावर, ये तो मन मन में कर सकते हैं ना, 4 यूनिट डिजिट। तो अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे मन मन में कर सकते हैं। एग्जामिनर ने आपको बोला 1207 की पावर 356, तो आप मन मन में इसको 4 से डिवाइड करोगे, क्यों नहीं करोगे, फिर भी नहीं करोगे, फिर तो यार क्या फ़ायदा, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते मन में 2 डिजिट को, तो रिमाइंडर आया 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम इसकी पावर क्या कर देते हैं, 4। मैंने बताया था जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट वाला 4 की साइक्लिसिटी है, लास्ट वाला। तो 7 की पावर 4, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट होता है जी 9, सिर्फ 9 को याद रखो। 7 की पावर 4 देखना है तो इसका फिर से स्क्वायर कर दो 81, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट होता है 1, तो 1। तो ये सारा काम तो हम मेंटली कर सकते हैं। अब आते हैं भाई साहब रिमाइंडर पर, कि रिमाइंडर में कैसे ये काम किया जा सकता है। तो रिमाइंडर में भी सारा काम मेंटली हो सकता है, बस थोड़ा सा लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म बताने वाला हूँ जो एग्जैक्टली मैं यूज़ करता हूँ कि भाई ऐसे, ना तो उसमें गलती होगी ना उसमें टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले मान लो रिमाइंडर में क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि 39⁻22 डिवाइडेड बाई 7। तो सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं जी साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप टोशेंट यूज़ कर लो, टोशेंट आपको साइक्लिसिटी नहीं बताता, लेकिन टोशेंट आपकी ये जो पावर है इसको छोटा जरूर कर देता है। ठीक है, कभी कभी टोशेंट आपकी इस पावर को इतना छोटा कर देता है कि डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है। जब छोटा नहीं कर पाता टोशेंट, तो अपना बेसिक जो कंसेप्चुअल अपना तरीका है वो काम में आता है। कंसेप्चुअल को हम छोड़ नहीं सकते कभी भी। ठीक है, तो देखो भाई, तो सबसे पहले तो ये जो नंबर है इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35 आ जाता है 4। हम यहाँ पर रिमाइंडर की फॉर्म को लिखते हैं। फिर आप देखोगे कि जो 7 है, 7 का टोशेंट मैंने बताया था प्राइम नंबर का टोशेंट उससे 1 कम होता है 6। 6 से आप पावर को डिवाइड कर देते हो, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको आप नई पावर बना देते हो। 6 थी ये 18, बच गया 4। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया कि 4 की पावर 4 को डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। मैंने पावर को छोटा कर दिया, 22 की जगह पर 4। ठीक है, तो अब देखो कि भाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं एग्जाम में क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि भाई पहली पावर का मतलब होता है 4 की पहली पावर, 4 एकम 4 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर। दूसरी पावर यानी कि 4 की पावर 2, अगर 64 को 7 से मैं डिवाइड करने लगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब जहाँ पर भी 1 आएगा उसके बाद क्या हो जाता है, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो भाई 4 की दूसरी पावर 64, मेरे को भी वो हो रहा था, क्या बात है भाई, चलो कोई नहीं, फिर से बताता हूँ। 4 की दूसरी पावर होती है 16, देखो कैसी गलती कर दी मैंने। तो 7 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 4 की तीसरी पावर होती है जी 64, तो 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 में 63, 1 रिमाइंडर आएगा, और जहाँ पर भी रिमाइंडर आएगा उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। 4 2 1, 4 2 1। तो हम करते क्या है, अब ध्यान से सुनो, हम इसकी पावर को, यहाँ पर ये जो 4 है ना, इसको अगर आप 22 भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था,
टोसेंट जो है वो सिर्फ पावर को छोटा करने में काम में आता है। अगर वो पावर को कभी कभी इतनी छोटी कर देता है, मान लो टोसेंट से डिवाइड, मान लो यहाँ पर 22 की जगह पर 20 होता, 22 की जगह पर 20 होता, तो आप 7 का टोसेंट लेते 6, तो क्या करते 6 थी 18, यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाता, तो 4 की पावर 2 होती है 16, तो 16 को 7 से डिवाइड करके आप बता देते क्या रिमाइंडर है 2, आंसर आ जाता। तो कभी कभी तो टोसेंट पावर को काफ़ी छोटा कर देता है, कभी कभी बेचारा नहीं कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में कंसेप्चुअल तरीका हमारे पास है ही, कंसेप्चुअल तरीका इज द किंग। ठीक है, तो देखो 4 की पावर 4 है, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने की भी साइक्लिसिटी आती है, 3 की साइक्लिसिटी आई है ना, हम उससे पावर को डिवाइड करते हैं, उससे पावर को डिवाइड करते हैं। देखो 22 रख लो तो भी वही बात है, 4 रख लो तो भी, और फिर जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या मतलब, सबसे पहले हमने क्या किया, साइक्लिसिटी निकाली, साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर आया उसी पावर वाला आंसर, 4 आंसर, 2 रिमाइंडर आया तो 2 वाला। तो यहाँ पर मैं एक और बार इसको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमने साइक्लिसिटी निकाली, साइक्लिसिटी ऐसे निकालनी पड़ेगी कि भाई कौन सी पावर पर 1 आ रहा है या कौन सी पावर के बाद रिपीट हो रहे हैं, फिर साइक्लिसिटी से इसको डिवाइड किया, जो भी आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आया पहला तो ये आंसर, दूसरा तो ये आंसर, रिमाइंडर आया 0 तो ये आंसर, बस ये काम आपने करना है। तो एक बार 3-4 क्वेश्चंस के साथ PDF उठा के काम करके देख लो, काम हो जाएगा आपका रिमाइंडर का, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। तो दैट्स इट, यही थे आपके क्विक रिविजन पॉइंट्स।